हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मंजिल भारत। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट्स के बारे में, जो हम पहले से पढ़ रहे थे। कैसे हमने जाना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करी, उनको रेगुलेट करने की कोशिश करी, है ना। बहुत ज्यादा जो करप्शन हो चुकी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उनको नहीं थी, उसको उस पर लाया गया। अब जो है हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो पढ़ेंगे 3 एक्ट्स बचा। कौन कौन से याद रखिएगा? चार्टर एक्ट, एक्ट ऑफ 1813, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 1833 और 1853। यकीन मानिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत काम आने वाले और इनसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली जेकेपीएसआई और नायब तहसीलदार की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चार्टर एक्ट 1813 के से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ ना कुछ तो कारण हुआ होगा इसको लाने का। तो बच्चे देखो, इस एक्ट को लाने से पहले एक्चुअल में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था। कहां पे? ब्रिटेन में, राइट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपको पता ही है। द बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज व्हाट? इट इज मैनचेस्टर। क्या है? इट इज मैनचेस्टर, अ वेरी फेमस सिटी इन ब्रिटेन। डन। यहां पे बच्चा जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो एक नई क्लास का जन्म हुआ, एक नया वर्ग, एक नया ग्रुप पैदा हुआ। उस ग्रुप को क्या बोला? मैन्युफैक्चरर्स। क्या बोला? मैन्युफैक्चरर्स, या हमने उसको क्या नाम दिया? कैपिटलिस्ट। क्या बोला? कैपिटलिस्ट, राइट। आजकल आपने सुना ही होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो एक नई क्लास पैदा हुई, है ना। एक नई क्लास का जन्म हुआ जिनको मैन्युफैक्चरर्स और कैपिटलिस्ट बोला गया। एंड दे बिकम वेरी पावरफुल। विद इन अ ईयर वो इतने पावरफुल हो गए कि वो पूरे ब्रिटेन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट हो गए। क्या हो गए? ब्रिटेन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना स्टार्ट हो गए। अब पहली जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी दैट वाज टेक्सटाइल्स, है ना, कपड़ा इंडस्ट्री। सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था। अब इनको मार्केट चाहिए था, अपने कपड़े को बेचने के लिए मार्केट चाहिए थी। अब ये नहीं चाहते थे कि भाई कोई स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनी ब्रिटेन के ही मोनोपोली करे। कहां पे? ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया यानी इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में। ये चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली जो है वो टूटनी चाहिए। तो दे फोर्स्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट, दिस क्लास, बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल। चाहे आप पॉलिटिकली बोलो, चाहे वो इकोनॉमिकली बोलो, दे वर वेरी रिच। तो इन्होंने अपने पैसों के जोर पे, अपनी पावर के जोर पे भाई ब्रिटेन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और फाइनली ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास किया, राइट। अब इसके प्रोविजंस याद रखना, बैकग्राउंड तो मैंने बताया। देखो बच्चा, अगर इसके अलावा भी एक दो और रीजंस है, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, जो एक बहुत फेमस, आपको पता ही है, फ्रांस के थे और जिनकी लड़ाई जो है ब्रिटेन से काफी सालों से चल रही थी। नेपोलियन बोनापार्ट के 2 डिक्री, मिलान डिक्री और बर्लिन डिक्री की वजह से भी इस एक्ट को लाया गया था। मैं इतना डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं कि इतना रिक्वायर्ड नहीं है आपको, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखें, इट वाज बिकॉज ऑफ द प्रेशर गिवन बाय व्हाट? योर मैन्युफैक्चरर और कैपिटलिस्ट क्लास, ड्यू टू व्हिच ब्रिटेन गवर्नमेंट पुट फॉरवर्ड दिस न्यू एक्ट, और उन्हें एक नए एक्ट को इंडिया में लाया। सबसे पहले इसने क्या किया? प्रोविजन याद के फीचर्स याद रखना। इसने ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में। क्या? ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एबॉलिश्ड। मतलब पूरी तरीके से नहीं, पूरी तरीके से नहीं। सुनिएगा बच्चा, छोड़ के आपका टी को, चाय को, छोड़ के ओपियम को, अफीम को, एंड ट्रेड विद चाइना, एंड ट्रेड विद चाइना, इन तीनों को छोड़ के बचा बाकी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी कि सिर्फ वही ट्रेड करेगी इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी टी, ओपियम यानी अफीम और चाइना के साथ ट्रेड करने के अलावा उसके ऊपर कोई ट्रेड मोनोपोली नहीं होगी इंडिया में। दूसरी बात बच्चा याद रखना, फर्स्ट टाइम जो है क्रिश्चियन मिशनरीज को, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिश्चियन मिशनरीज वर सेंट टू इंडिया, है ना, टू सेंड टू इंडिया टू व्हाट? टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। और ज्यादा से ज्यादा वो क्रिश्चियनिटी कल्चर को क्या करें? क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई धर्म को प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन करवा पाए। तो इस एक्ट के थ्रू बच्चा याद रखिएगा, आप क्रिश्चियन मिशनरीज को कहां भेजा गया? आपके मेरे दोस्तों इंडिया में भेजा गया। और ये बेसिकली ये भी बोलते थे कि भाई जो हम लोग हैं वो इंफीरियर है, हमारा कल्चर, हमारा धर्म जो है इंफीरियर है। तो फॉर दी betterment of Indian society, this Christian missionaries were sent through this act, है ना। तो देख लो ऐसा इन्होंने किया।
एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये चाहते थे कि इंडिया में ही एक ऐसी एजुकेटेड क्लास बनाई जाए। क्या बनाई जाए? एक ऐसी एजुकेटेड क्लास बनाई जाए जो बेसिकली दे शुड बिहेव लाइक अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाई गई कुछ भी चीज जो इंडिया में इंप्लीमेंट की जाती है, चाहे हम गुड्स की बात कर लें, चाहे हम कल्चर की बात कर लें, चाहे हम रिलीजन की बात कर लें, तो हम ऐसी क्लास क्रिएट करें जो देखने में इंडियन हो, लेकिन उनका बैठना, उनका बात करने का तरीका, उनका रहन सहन सारा क्या होना चाहिए? वेस्टर्न होना चाहिए। और इन्हीं के थ्रू जो है हम ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश कल्चर को प्रमोट करेंगे पूरे इंडियंस में। तो एक क्लास क्रिएट करने की बात की। उसके लिए बच्चा इन्होंने कहा कि पहली बार इन्होंने बोला कि हम एजुकेशन को क्या है? प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट टाइम एजुकेशन वाज प्रमोटेड एंड भाई साहब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये किसको दी गई? आपके ब्रिटेन की सरकार, यानी ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट इंडियंस बट नॉट होल इंडिया। कुछ लोगों को एजुकेट करना है ताकि वो एजेंट बन पाए, ताकि वो एडवर्टाइजर बन पाए, ताकि वो ब्रांड एम्बेसडर बन पाए बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मेरी बात आपको क्लियर हो गई? तो बच्चा उस एजुकेशन को प्रमोट कर ले। और एजुकेशन जो है बच्चा, अब वो क्या होगी उसमें दिक्कत है, उसको हम बाद में रखते हैं। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने सालाना क्या डिसाइड किया कि हम 1 लाख जो है वो खर्च करेंगे किसमें? एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया में। अब देखो, बोला गया चार्टर एक्ट 1813 में कि एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन बच्चा ये जो 1 लाख रुपए जो सालाना खर्चने थे, ये फंड नेक्स्ट 20 सालों तक, 20 years तक इट वॉज अनयूटिलाइज्ड। दिस एजुकेशनल फंड वॉज अनयूटिलाइज्ड। वाई? इसके पीछे बहुत बढ़िया कारण है। शायद हमें बहुत सारी चीजें, मैं तभी कह रहा हूं कि मैं आपको इस तरीके से इस मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाना चाहता हूं ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बहुत फायदा हो। बच्चा ये इसलिए प्रॉब्लम हुई कि 20 सालों तक जो ये यूटिलाइज नहीं हो पाया फंड। बात थी बच्चा मीडियम ऑफ एजुकेशन। क्या? जो आप ईस्ट इंडिया कंपनी जो बोल रही है कि जो हमें एजुकेशन देनी है उसका मीडियम क्या होना चाहिए, उसको लेके 2 ग्रुप्स में पंगा हो गया बच्चा। एक थे आपके ओरिएंटलिस्ट। कौन थे? एक थे आपके ओरिएंटलिस्ट और एक थे बच्चा आपके कौन? एंग्लिसिस्ट। याद रखना, एक थे ओरिएंटलिस्ट और एक थे एंग्लिसिस्ट। बच्चा ओरिएंटलिस्ट जो था ना, इस ग्रुप को कौन लीड कर रहे थे? आप याद रखना, उनका नाम था बच्चा H.H. विल्सन, डॉक्टर H.H. विल्सन, और थे H.T. प्रिंस। ये बेसिकली प्रिंसेप, सॉरी H.T. प्रिंसेप, दीज टू वर द लीडर्स, ठीक है ना, जो ओरिएंटलिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे। और एंग्लिसिस्ट ग्रुप को कौन बिलोंग करते थे बच्चा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पूरा गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। क्या था आपका? गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। तो गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, उसमें अगर मैं खास करके आपको अगर मेंबर बताऊं तो उसमें थे बच्चा आपके लॉर्ड मैकॉले, सुना होगा आपने, लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, और एल्फिंस्टन। क्या थे? एल्फिंस्टन। बच्चा देखो, अगर आपको याद हो, लॉर्ड मैकॉले ने 1835 में एक बच्चा डॉक्यूमेंट निकाला था जिसका नाम था मैकॉले मिनट। क्या नाम था? मैकॉले मिनट। इट वाज अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, जिसमें बेसिकली अब इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या थी बच्चा? इन दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम थी ना, दैट प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू मीडियम ऑफ एजुकेशन। ये बोल रहे थे, कौन से? ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जो है वो क्या बोल रहा था? ओरिएंटलिस्ट ग्रुप ये बोल रहा था कि हमें जो भी मीडियम ऑफ एजुकेशन है, जो भी नॉलेज है, वो ट्रेडिशनली रखनी चाहिए जो इंडिया में चलती थी। क्या? ट्रेडिशनल, यानी कि हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में क्या देनी चाहिए बच्चा? एजुकेशन देनी चाहिए। हमें पर्शियन लैंग्वेज, हमें संस्कृत लैंग्वेज, हमें इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए लोगों को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि ये लैंग्वेजेस से हम क्या करेंगे? इनके ट्रेडिशन को अगर प्रमोट करेंगे, दे विल हेल्प अस, ठीक है ना, दे विल बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी, और चीजें स्मूथली चल पाएंगी, ठीक है। लेकिन बच्चा जो एंग्लिसिस्ट ग्रुप थे, ये बोलते थे भाई जो इंडियन लिटरेचर है वो बिल्कुल बकवास है। मैकॉले का कहना था कि ब्रिटेन में एक लाइब्रेरी में जितनी किताबें हैं, ठीक है ना, उनकी वैल्यू, उसमें जो अगर आप उसकी तुलना करोगे तो पूरे इंडियन कल्चर के तुलना में वो कहीं गुना आगे है। उसने इंडियन लैंग्वेजेस को
इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा इंफीरियर दिखवाया और उसने बोला देखो यार, अगर आप सही में चाहते हो कि हम ऐसी क्लास क्रिएट करें जो हमारी सुने, तो हमें उनको सिर्फ जो है इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश मीडियम, यही हमें वेस्टर्न एजुकेशन हमें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आखिरकार जो है एंग्लिसिस्ट की जीत हुई थी। तो आप याद रखिए, जो एजुकेशनल फंड जो है, जो पहली बार सैंक्शन किया गया था, कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख रुपए सालाना खर्च रही थी, वो 20 साल तक खर्च नहीं हुए। आपको समझ आया किसकी वजह से नहीं हुए? बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। तो ये थोड़े से आप अगर आप देखोगे, दे वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स व्हाट इंडियन ट्रेडिशन। समझ गए बच्चा? आपको बस इसमें यही याद रखना है। अब बच्चा मैं नेक्स्ट एक्ट में जा रहा हूं, उस एक्ट का नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्या नाम है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दोस्तों, जो पीछे मैंने जितने प्रोविजन करवाए ना, इतने भी अगर आप याद रखो ना, मैं आपको कह रहा हूं मार नहीं खाने वाले। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में चलते हैं। अब इसने कंपनी की सबसे पहला फीचर, कंपनी की ट्रेड मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म कर दी। ट्रेड एंडेड कंपनीज व्हाट? एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड मोनोपोली विद चाइना। अब किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले जो क्या नहीं थी, ट्रेड करेगी, ऐसा नहीं कि उसने इसको बोला कि ट्रेड मत कर, लेकिन इसकी ट्रेड मोनोपोली पूरी तरीके से छीन ली। इवन जो चाइना के साथ चल रहा था पीछे, मैंने आपको क्या बताया, एक्सेप्ट चाइना किया होता, वो भी खत्म कर दिया। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या किया, कंपनी के कमर्शियल फंक्शन को भी पूरी तरीके से एंडेड कंपनीज कमर्शियल फंक्शंस, कंपनीज कमर्शियल फंक्शन भी पूरी तरीके से खत्म हो गए भाई। अब सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी है वो क्या बन के रहेगी, इसको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से ही डील करना है। बस प्रशासनिक जो काम रहेंगे वही देखेगी, इसका काम खत्म एज अ व्हाट, कमर्शियल फंक्शन इसके पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए। अब मेरे दोस्तों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक और चीज, पहली बार इसी एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ब्रिटिश सिटीजन्स को अलाउ किया गया, ब्रिटिश सिटीजन्स वर अलाउड टू पोजेस लैंड इन इंडिया। वो मतलब अब आके यहां पे क्या हो सकते थे कि वो सेटल हो सकते थे, कहां पे, इंडिया में। पहली बार ब्रिटिश सिटीजन्स को किस एक्ट के थ्रू अलाउ किया गया, दैट यू आर अलाउड टू गेट सेटल्ड इन इंडिया एंड यू कैन ऑल्सो परचेज अ लैंड, वो थे आपका बच्चा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बचा। उसके बाद देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रिप्लेस किया किसके साथ, वॉज रिप्लेस्ड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब मतलब इट बिकेम मोर सेंट्रलाइज्ड। क्या हो गया, पावर और सेंट्रिक हो गई। क्या हो गई, पावर और सेंट्रलाइज्ड हो गई, याद रखिएगा, है ना। तो अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके क्या रख दिया बच्चा, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द फर्स्ट पर्सन वाज, हिज नेम वाज योर विलियम बेंटिक। बच्चा अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा, विलियम बेंटिक ने 1829 में सती सिस्टम को खत्म किया था। सती प्रथा को खत्म करने वाला बंदा कौन था, आपका विलियम बेंटिक था, ठीक है ना। बट हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, इसमें थे आपके राजा राम मोहन रॉय। आपके क्या थे, राजा राम मोहन रॉय। मेरी बात आपको क्लियर हो गई मेरे दोस्तों? इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ यार, यहां पे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। डन है बच्चा। अब एक और चीज याद रखना, इसी के टाइम पे इंडियन जुडिशरी कमीशन भी लाया गया था। इंडियन जुडिशरी कमीशन जो है, क्या, इंडियन जुडिशरी कमीशन was also set up for the first time through your चार्टर एक्ट 1833। और याद रखना, पहली जुडिशरी कमेटी जो बनी, जो फर्स्ट जुडिशरी कमेटी जो बनी, क्या बनी, जो फर्स्ट जुडिशरी कमेटी बनी, उसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले। कौन थे, लॉर्ड मैकॉले। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ बच्चा। अब इसमें पहली बार जो है, याद रखिएगा, पहली बार इंडियंस वर अलाउड
टू पार्टिसिपेट, क्या, टू पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। पहली बार, मतलब इससे पहले हम अलाउड ही नहीं थे। इस कानून के थ्रू पहली बार इंडियंस को क्या किया गया बच्चा, अलाउ किया गया, किसमें, आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कंट्री को कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे कंट्री का प्रशासन कैसे चलने वाला है, प्रशासनिक काम कैसे चलने वाला है, इसके थ्रू करवाया गया था बच्चा। याद रहेगा, दैट्स इट। और इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज इट, बस इतना ही याद रखना है बच्चा। अब जो है हम बात करने वाले हैं किसकी, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दोस्तों हमें बहुत प्रॉब्लम आती है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव आपका जो असेंबली है कैसे आई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे आई, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे आई। यही चीज अगर आपने ये एक्ट अच्छे से पढ़े होते तो आपको दिक्कत नहीं आती। आपका इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट भी कवर हो रहा है, जो इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत स्टार्ट होती है ये वो भी कवर हो रहा है बच्चा। अब पहली बार फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल, क्या बच्चा, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव, क्या, कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स को, याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव पावर्स को क्या किया गया, सेपरेट किया गया बच्चा। याद रखिएगा किस एक्ट से पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल के काउंसिल थे ना, वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी देखती थी, परफॉर्म करती थी, कानून बनाने के, कानून को इंप्लीमेंट करने के भी। अब इसमें इन दोनों पावर्स को पहली बार सेग्रीगेट किया गया, यानी कि अब जो है एक अलग से काउंसिल बनाई जाएगी जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस के साथ क्या करेगी, डील करेगी। तो बच्चा याद रखिएगा, पहली बार जो है सेंट्रल और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो किसके तहत बनाई गई थी बच्चा, आपके चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत सबसे पहली बार जो है बच्चा आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। और इसके कितने मेंबर्स थे बच्चा, 6 मेंबर्स। बहुत ध्यान से याद करना है, राइट, आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी बच्चा। तो पहली बार, इससे पहले गवर्नर जनरल का काउंसिल जो था वो दोनों चीजें एक साथ देखता था, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी। अब लेजिस्लेटिव फंक्शंस को एग्जीक्यूटिव फंक्शंस से अलग कर दिया, यानी एक नई बॉडी बनेगी जो कानून बनाने के पावर्स को क्या करेगी, एंजॉय करेगी। उसको क्या नाम दे दिया, सेंट्रल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके कितने मेंबर्स थे बच्चा, आपके 6 मेंबर्स थे। याद रहेगा बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स याद करो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स याद करो बच्चा, किस एक्ट के थ्रू लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लाया गया था। इसमें बच्चा पहले कितने थे, 24 मेंबर्स थे, ये रिड्यूस कर दिए गए, कम करके कितने कर दिए बच्चा, रिड्यूस टू 18 थ्रू व्हिच एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, उनमें डायरेक्टर्स जो है कितने रिड्यूस कर दिए थे, 24 से 18। बच्चा पहली बार ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्या, ओपन कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है बच्चा वो इसी एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। और बच्चा याद रखिए, ये था मैकॉले, क्या, मैकॉले कमेटी की रिकमेंडेशन पे, क्या मेरे दोस्तों, मैकॉले कमेटी की रिकमेंडेशन में जो 1854 में अपॉइंट हुई थी, इसकी रिकमेंडेशन में बच्चा इंडियन कॉम्पिटिटिव सर्विसेज को क्या किया गया बच्चा, लाया गया। याद रहेगा। और पहला एग्जाम जो है इसको कहां कंडक्ट करवाया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज बच्चा, सॉरी कॉम्पिटिटिव सर्विसेज बोल रहा हूं, इंडियन सिविल सर्विसेज, क्या, रियली वेरी सॉरी, इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पहली बार किस कमेटी की रिकमेंडेशन में बोला गया, मैकॉले कमेटी। कब अपॉइंट किया था, 1854। और पहली बार ये एग्जाम कहां कंडक्ट करवाया गया, लंदन में। और कहां पे बच्चा, 1856 में। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम ये एग्जाम कहां कंडक्ट करवाया गया, 1856 में। और बच्चा उस वक्त तो कोई इंडियन क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन बच्चा एस.टी. टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट इंडियन, ये बोल सकते हो, एस.टी. टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाइड इंडियन सिविल सर्विसेज इन द ईयर 1863।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई साहब आपका एस.टी. टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई इंडियन सिविल सर्विसेज इन बच्चा योर 1863। मेरे दोस्तों याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, है ना। इसके बाद जो है आपका आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बच्चा, क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है, या इसको बच्चा क्वीन प्रोक्लेमेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वीन प्रोक्लेमेशन भी बोला जाता है। अगर आप देखेंगे इसको लाया क्यों गया था, इसके पीछे का कारण था रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जो इनको नुकसान हुआ, जिस तरीके से इनको जड़ से हिला दिया गया, तो उस वक्त जो है ब्रिटेन की सरकार को समझ आया कि नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इज नॉट कॉम्पिटेंट, है ना, टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। तो इसलिए बचा उन्होंने क्या किया भाई साहब, एक नया आपका कानून लेके आए, जिसके तहत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बच्चा एबॉलिश ही कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म ही कर दिया बच्चा। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, मैं आपको इसके बारे में पूरा जो है चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहले एक बात जो आपने याद रखनी है कि भैया इट एबॉलिश्ड, इसने क्या किया? इट एबॉलिश्ड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब खत्म, ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है वो इंडिया के किसी भी मैटर्स को लेके डील नहीं करेगी, उसके पास कोई पावर नहीं है, और सारी की सारी जो पावर्स थी वो ट्रांसफर होगी बच्चा किसको? बच्चा ब्रिटेन की क्वीन को। यानी अब क्वीन के थ्रू जो है बच्चा आपकी क्या चलाई जाएगी? आपकी भारत की सरकार को चलाया जाएगा। इसी ने बच्चा याद रखिएगा आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद करो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आया था, इन दोनों को खत्म कर दिया। These two bodies were also abolished। बच्चा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से एक्ट के थ्रू आपके सीओडीज और बीओसीज को क्या किया था बच्चा? एबॉलिश कर दिया था, वो ये एक्ट था, राइट। और इसकी जगह जो है बच्चा क्या लाए गए? एक नई पोस्ट क्रिएट की गई। क्या की? अ न्यू पोस्ट वॉज क्रिएटेड, अ न्यू पोस्ट वॉज क्रिएटेड, जिसको क्या नाम दिया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या नाम दिया बच्चा? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। बच्चा याद रखिएगा क्या था उसका? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। नाउ हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट? बच्चा याद रखना, ही वाज ए ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर। कौन था? ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर था। ये नई पोस्ट बनाई गई इंडिया के लिए बच्चा, ठीक है। किसी ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर को क्या चुना जाएगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुना जाएगा, जिसको एक काउंसिल, एक लोगों के क्या होगा? ग्रुप होगा, जिसको काउंसिल बोला। इसमें कितने मेंबर्स होंगे? 15 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होंगे? 15 मेंबर्स, हु विल असिस्ट, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे किसको बच्चा? इसको रिगार्डिंग दी व्हाट? मैनेजमेंट और रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया। बच्चा मेरी बात क्लियर हो गई? समझ गए? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और याद रखना, इसको जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अगर काम करना है, ये विद द एड एंड एडवाइस ऑफ इन काउंसिल के मदद से ही कर सकता, अकेले ये कोई डिसीजन नहीं लेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मेरी बात क्लियर? और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी काम हो रहा है इंडिया में, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये रिपोर्ट बना के किसको देगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। इसके बाद चलते हैं बच्चा, इससे पहले क्या था? अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके बच्चा उसकी जगह क्या लाया? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लाया। क्या लाया? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लाया। हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? ही वॉज लॉर्ड कैनिंग। He was also the last British Governor General of India and the first Viceroy of India। बच्चा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी अपनी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो रहेगी ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, जिसमें कितने मेंबर्स होंगे? 4 मेंबर्स, जो इसको असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे कोई भी डिसीजन लेने में। मेरी बात क्लियर हो गई? समझ गए बच्चा? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक्ट्स में याद रखना है। अब मेरे दोस्तों आगे जो है ना, मैं क्या करवाऊंगा आपको? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स करवाऊंगा। बट मेरा प्लान है मैं आपको एमसीक्यूज के थ्रू कराऊं। ऑलरेडी जो है 35 एमसीक्यूज तैयार हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इससे पहले मैं आपको रेवेन्यू सेटलमेंट करवा दूंगा। क्या करवा दूंगा? रेवेन्यू सेटलमेंट करवा दूंगा, जिसमें आपको बहुत दिक्कत आती है, मुझे पता है। वो क्या है? आपका
परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम क्या है, रेवतवाड़ी सिस्टम क्या है, महालवाड़ी सिस्टम क्या है, इजारा सिस्टम किसको बोलते हैं, इजारादारी क्या होता था, किसने इंट्रोड्यूस किया, कहां आया, इससे क्या नुकसान हुए। फिर हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में चलेंगे और अपने तरीके से हम पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को खत्म करेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक आपको मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करें। जेके एसएसबी सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इट इज लाइव ऑन अवर ऐप एट अ वेरी नॉमिनल रेट 149 पे हम आपको ये टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और बच्चा बहुत ही मेहनत से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इन टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। स्पेशल फोकस जो है हमने किस पे रखा है, आपका स्पेशलाइजेशन वाले उस पे रखा हुआ है। और हमारे वीडियो को बच्चा आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप भी उसमें हमें रिटर्न दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बहुत जल्दी जो है हम आपके लिए और भी कोर्सेज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।